Assalamu alaikum. My name is Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholar School System. This lecture is for class 10th. Today our topic is 14.4 Ohm's law, which is the most important topic of your 10th class and this chapter as well. तो इस टॉपिक में आपने ओहम्स लॉ पढ़ना अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के एंड्स पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उसके क्रॉस करंट फ्लो होता है। ठीक है, होता है। लेकिन ओहम्स जो था, इस साइंटिस्ट ने यानी जॉन साइमंस ओहम्स ने आपको ये बात बताई कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है उसके अंदर से। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने उस किसी कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किया, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, उतना ज़्यादा करंट उसके क्रॉस फ्लो करेगा। यानी करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। या इसको V I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखें, एक ही बात है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में लाएंगे तो R एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, V इज इक्वल टू I, R एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। जिस कांस्टेंट को आपने क्या कहना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और है भी कांस्टेंट, यानी वो उस कंडक्टर के अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस को अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो I को मैं V के नीचे जाके डिवाइड कर दूंगा। V इक्वल टू आई आर से I उधर जाके डिवाइड हो जाएगा V के नीचे, तो आपके पास R क्या आ जाएगा, V बाई आई। यानी आप ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगी। जितनी वोल्टेज इंक्रीज करेंगे उतना करंट इंक्रीज होगा, अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, R हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। अब R का फिजिकली मीनिंग क्या है ये भी देखते हैं। तो R का फिजिकल मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो करंट को फ्लो करने से रोकती है उसके अक्रॉस। सही है, तो आपने ये कहना है कि जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से किसी कंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली वो कोई भी कंडक्टर जो भी होगा वो उस करंट को अपोज करेगा। वो जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। तो हर कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होगा कोई, जो कि कांस्टेंट होगा उस कंडक्टर के लिए, फिर डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब आप ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन के R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कैसे है कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस पे। फॉर एग्जांपल उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी लेंथ, ठीक है, और उसकी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी पर, यानी उसकी रेजिस्टिविटी पर। ये बात हम बाद में खैर डिस्कस कर लेंगे, बट मैंने ये बताना था अभी आपको कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता वोल्टेज और करंट पे, बल्कि वो फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ से रेजिस्टेंस का यूनिट देखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि V डिवाइडेड बाई आई क्या है, R। तो R का यूनिट क्या बनेगा, V का यूनिट वोल्टेज, करंट का यूनिट एम्पेयर, तो वोल्ट्स पर एम्पेयर। तो वोल्ट्स पर एम्पेयर क्या बन जाएगा आपके पास, ओहम्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट्स पर एम्पेयर। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा उसके अंदर से। अगर तो हम कहेंगे कि उसका रेजिस्टेंस फिर कितना है, 1 ओहम्स। यानी अगर कोई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपने एंड्स के क्रॉस लेकर 1 एम्पेयर करंट अपने अक्रॉस फ्लो करवा दे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओहम्स। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, रेजिस्टेंस किस तरह अपोज करता है करंट को। बेसिकली ये होता है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो उनका टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी वो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो उसके एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ी देर लगती है कंडक्टर से पास होने में। तो जब टाइम बढ़ जाता है उनका पास होने का, चार्जेस का, सेम चार्जेस का टाइम जब बढ़ जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस किस तरह करंट को कम करता है या अपोज करता है, बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रेजिस्टेंस का यानी ओहम्स का ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। यानी हम इसको एक और नाम भी देते हैं, VI करेक्टरिस्टिक्स। VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल्स देखते हैं हम। ठीक है, VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल्स देखने का ये मतलब है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं बेसिकली कि जब हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो कितना करंट उसके क्रॉस
फ्लो करता है, और जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट के साथ क्या बिहेवियर होता है। तो आपके पास मटेरियल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बिकॉज हम ओहम्स लॉ के मुताबिक देख रहे हैं, तो हम ओहम्स लॉ के रिस्पेक्ट से मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो कुछ मटेरियल्स होंगे आपके ओहमिक, कुछ मटेरियल्स होंगे नॉन ओहमिक। ओहमिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता जब हम वोल्टेज चेंज करें, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन मस्ट बी सेम। फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करनी है अपने कंडक्टर की। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपके पास रेजिस्टेंस सेम रहने का या कांस्टेंट रहने का मतलब ये हुआ कि जितना आप वोल्टेज उनको देंगे उतना करंट उनके अक्रॉस फ्लो करता जाएगा, जितना इंक्रीज न्यूमिनेटर में आया उतना इंक्रीज डिनोमिनेटर में आया, ओवरऑल कैंसिल हो गया इफेक्ट, आपका रेजिस्टेंस क्या आया हमेशा आर यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम ओहमिक मटेरियल का ज़रा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, वी आई करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसकी। हमने क्या किया, हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया किसी भी ओहमिक मटेरियल यानी कोई भी मेटल ले लें, कोई भी सिंपल रजिस्टर ले लें, उसके क्रॉस हमने 1 वोल्ट अप्लाई किए तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। 1 डिवाइड बाई 1 ओहम्स। 2 वोल्ट अप्लाई किए तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी लीनियर ग्राफ बनेगा वोल्टेज और करंट के दरमियान। आप देखें, याद होगा आपको कि आपने एक्सेलरेशन कैसे निकाली थी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वेलोसिटी किस तरह निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी तरह आप रेजिस्टेंस किस तरह निकाल रहे हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। यानी ये ग्राफ जो है आपको, जो ग्राफ मिल रहा है वो रेजिस्टेंस का मिल रहा है, किसकी रेशियोज लेके, वोल्टेज और करंट की रेशियोज लेके। तो आप 1 डिवाइड बाई 1 ओहम्स, 2 डिवाइड बाई 2 1 ओहम्स। तो ले दे के बाद क्या आई कि जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना ही करंट बढ़ रहा है, एक लीनियर ग्राफ बन रहा है। तो आपका आर क्या है, कांस्टेंट। तो याद होगा आपको कांस्टेंट स्पीड का भी यही ग्राफ था, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो ये ओहमिक मटेरियल्स हैं। इनका एक और मतलब क्या बनता है आपके पास कि मैं जितनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाता जाऊं करंट भी उतना ही साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ करता जाए, यानी कोई रेजिस्टेंस में चेंज ना आए, लीनियर ग्राफ बने। ये आपके पास ओहमिक मटेरियल्स होते हैं, एक लीनियर ग्राफ वाले। लेकिन अगर तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाए तो आपके पास ग्राफ भी कुछ इस तरह का और इस तरह का बनेगा नॉन ओहमिक मटेरियल्स के लिए, यानी जिनका रेजिस्टेंस वोल्टेज बढ़ाने से इंक्रीज या डिक्रीज कर जाए, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल्स, यानी जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। तो यहाँ पे आपके पास बुक में 2 एग्जांपल्स गिवन है आपको। बुक में आपके पास यहाँ पे ये देखें आप, ग्राफ्स जो बने हैं आपके पास, उनमें पहली फिक्स्ड रेजिस्टेंस कोई भी एक मेटल लिया उसका है ग्राफ, वी आई करेक्टरिस्टिक्स। दूसरे में फिलामेंट ऑफ द लैम्प, और तीसरे में थर्मिस्टर। अब इन डिवाइसेस को हम देखते हैं जो नॉन ओहमिक बिहेवियर शो करती हैं। नॉन ओहमिक क्यों शो कर रही हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है अभी देखते हैं। फिलामेंट के क्रॉस आपने क्या किया, 1 वोल्ट अप्लाई किया, करंट 1 एम्पियर फ्लो हुआ। 2 वोल्ट अप्लाई किए, करंट 2 एम्पियर फ्लो हुआ। 3 वोल्ट अप्लाई किए, करंट 3 एम्पियर फ्लो हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वोल्ट तक ये फिलामेंट आपका ओहमिक बिहेवियर शो करता है, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ही करंट बढ़ रहा है। लेकिन इसकी, यानी आप यूँ कहेंगे कि ये हर मटेरियल ओहमिक होता है बट अप टू अ सर्टेन लिमिट या अप टू अ सर्टेन रेंज ऑफ वोल्टेज। तो आपका जो फिलामेंट है वो कुछ वोल्टेज की रेंज के लिए ओहमिक है, उसके बाद वो नॉन ओहमिक है, उसका ग्राफ लीनियर नहीं रहा बल्कि इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया। तो होता क्या है बेसिकली, जब 3 एम्पियर्स फ्लो, 3 वोल्ट अप्लाई किए तो 3 एम्पियर्स फ्लो हुआ। जब जब 4 वोल्ट अप्लाई किए तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 4 वोल्ट्स अप्लाई करने से 4 एम्पियर्स फ्लो होनी चाहिए, बट 4 एम्पियर्स फ्लो नहीं हुए बल्कि 3.5 एम्पियर्स फ्लो हुए। तो इसका मतलब ये करंट अब थोड़ा सा कम हो गया। इसका दूसरा मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा है तभी तो करंट कम हुआ है, ठीक है। जो उसके बाद 5 वोल्ट जब हमने बढ़ाए तब आपके पास करंट कितना हुआ, 4 एम्पियर्स, यानी अभी भी थोड़ा ही बढ़ा है। फिर जब आपने 6 वोल्ट्स बढ़ाए, यानी 6 वोल्ट्स पे आप गए, यानी 1 वोल्ट और बढ़ा दिया, तब आपके पास करंट कितना है, तब भी 4 एम्पियर्स। 5 पे नहीं गया, 4.5 पे नहीं गया, इवन 4.1 पे भी नहीं गया। कहने का मतलब है अब आप जितना मज़ीद वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करेगा, बस करंट की एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फिलामेंट जो है वो नॉन ओहमिक है, यानी कुछ देर के लिए इसने ओहमिक बिहेवियर शो किया है, उसके बाद ये नॉन ओहमिक बिहेवियर शो करने लग गया, यानी इसका रेजिस्टेंस मज़ीद वोल्टेज बढ़ाने से इंक्रीज़ कर गया है और करंट कम हो गया है, मज़ीद करंट नहीं बढ़ रहा। इसी तरह थर्मिस्टर को अगर आप देखें तो थर्मिस्टर के केस में क्या हो रहा है, फिलामेंट का उलट। थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट पे डिपेंड करती है, और उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी वोल्टेज कह लो आप बढ़ाने से, ठीक है, क्या होता है, इवन थर्मिस्टर का मतलब होता है ना, थर्म का मतलब होता है हीट, तो थर्मिस्टर जो वो हीट पे भी डिपेंड करता है, हीट बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस कम होगा, पर हम इसको वोल्टेज के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो वोल्टेज जब हम बढ़ाते हैं
तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है थर्मिस्टर का। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ने से जब करंट कम हुआ था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होने से करंट विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करंट इंक्रीज हुआ, अभी देखो इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे बन रहा है, देखते हैं। वोल्टेज है वाई एक्सिस पे 1 वोल्ट्स दिए, एक्स एक्सिस पे करंट 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ। 2 वोल्ट्स दिए तो 2 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ। 3 वोल्ट्स दिए तो 3 एम्पेयर नहीं बल्कि 4 एम्पेयर, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गया है, कम। जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज। अब असूलन क्या होना चाहिए था, 3 वोल्ट देने पे 3 एम्पेयर फ्लो करने चाहिए थे, जबकि 4 वोल्ट से एम्पेयर फ्लो करें। उसके बाद जब आपने 3 के बाद देखें, आप 3 के बाद 4 पे ना जाए, आप 3.3 वोल्ट्स पे ही जब आए तो करंट कितना फ्लो होने लग गया, 6 एम्पेयर्स। आप 3.5 वोल्ट्स पे गए तो 7 एम्पेयर्स करंट फ्लो होने लग गया। आप 4 वोल्ट्स पे गए तो करंट 4 वोल्ट्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, करंट वैसे ही मैक्सिमम हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से भी आप करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया था तो करंट कम हो गया था, बेशक वोल्टेज बढ़ाते भी जा रहे थे, करंट नहीं बढ़ रहा था। बट यहाँ पे वोल्टेज नहीं भी बढ़ा रहे तब भी करंट इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये थर्मिस्टर थोड़ी सी रेंज के लिए ओहमिक है, उसके बाद नॉन ओहमिक बिहेवियर शो करते हैं। बट थर्मिस्टर्स के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। फिलामेंट भी आपका नॉन ओहमिक है, कुछ रेंज के लिए ओहमिक है, उसके बाद नॉन ओहमिक बिहेवियर शो करने लग जाता है। बट इस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपके नॉन ओहमिक्स के ग्राफ्स थे, नॉन ओहमिक मटेरियल्स के, और ये ओहमिक के। अब ज़रा सा इनको सिंपलीफाई समरी उसकी देख लेते हैं, थोड़ी सी इनको सम अप कर लेते हैं। क्या मतलब क्या है इन सारी डिस्कशंस का, मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल होगा वो ओहमिक होगा। कब तक ओहमिक होगा, जब तक कि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जब तक कि उसका रेजिस्टेंस चेंज होना नहीं शुरू कर देता ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेजेस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कहने का मतलब ये, हर मटेरियल ओहमिक होगा बट अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये जो मेटल था ये बहुत ज़्यादा लिमिट के लिए वोल्ट ओहमिक है, ये कुछ देर के लिए ओहमिक है, और ये भी बहुत ही कम देर के लिए ओहमिक है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो कांस्टेंट रहने वाले ओहमिक होंगे और ये नॉन ओहमिक होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अब आप देख लीजिएगा, और आपका एक छोटा सा टास्क ये है कि एग्जाम्पल 14.2 आपने खुद देखनी है, बाकी इस टॉपिक को रीड करना है, ओम्स लॉ को रीड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ तक आपने पढ़ना है, और फिर मैं बताता चलूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ये ओम्स लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जहाँ भी आप जाएँ आगे फ्यूचर में इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आपसे काफ़ी पूछा जाता है इसके बारे में। और वहाँ पे मैं दोबारा बता दूँ, ये गलती नहीं करनी है कि उनको इस तरह नहीं बताना कि ओम्स लॉ वो पूछें ओम्स लॉ क्या है तो आप कह दें V इक्वल टू IR। नो, ये गलत बात है। ठीक है, इस तरह गलत नहीं है, मतलब प्रूफ तो हमने कर लिया, बट गलत इस तरह है कि ये आपकी जुमले को जो है वो, मतलब आपके जो उनके क्वेश्चन के आंसर को जो है वो सपोर्ट नहीं करता, फुली सेटिस्फाई नहीं करता उनको। आपने कहना बेसिकली ये है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, उतना ही करंट फ्लो करता है उसके अक्रॉस। ये ओम्स लॉ है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एनी एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इसको आप देखें, ग्राफ्स की प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल अपने हाथ से सॉल्व करें 14.2, और कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट कर लें और बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, नो इशू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।